क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं राम नजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज हम भारत की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे और ये आपसे विशेष मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि क्या भारत भी नेपाल जैसा हो सकता है, यानी जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई क्या भारत में भी वो हिंसा हो सकती है। जिस तरह से वहाँ पर युवा बेरोजगारों ने एक कदम उठाया और उन लोगों ने पूरे देश को विनाश पर ला दिया। यहाँ तक कि आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, प्रधानमंत्री के आवास को, राष्ट्रपति के आवास को पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया, यानी उसमें आग लगा दिया, जलकर वो सारे आवास भस्म हो गए। अब सवाल ये बनता है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पोस्ट किया था, जो एक हफ्ते पहले उन्होंने एक्स पोस्ट के ज़रिए वो पोस्ट किया था। मैं आपको सुना रहा हूँ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा था कि विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सत्ता किसी विशेष समुदाय या विचारधारा के हाथों में केंद्रित हुई है, तब उसने बहुतायत जनता के अधिकारों और हितों की अनदेखी की है। भ्रष्ट तंत्र के सहारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर अंतहीन कब्जा कर बहुसंख्यक आबादी को बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी की गहराई में धकेल दिया गया। नतीजन जनता को मजबूर होकर अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। आज भारत की परिस्थितियां भी चिंताजनक दिशा में जाती दिखाई देती है। भारत और नेपाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कई मायनों में समान है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि भारत के पास एक मजबूत और स्थायी संविधान है। यही संविधान सभी भारतीयों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने वाली धुरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नेपाल में घटित घटनाक्रम से सबक लेते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता और नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुँचे। तो दोस्तों, आपने सुना भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने चिंता जाहिर की है भारत की भी परिस्थिति पर, और उन्होंने कहा है कि नेपाल और भारत में जो परिस्थितियां हैं एक तौर से देखा जाए तो समान हैं, क्योंकि भारत में भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है और भारत में भी जिस तरह से एक धर्म को स्थान दिया जाता है, बाकी अन्य धर्मों का अपमान किया जाता है। आप देखते हैं कि भारत में सरकार भी एक धर्म को विशेष तवज्जो देती है, क्योंकि भारत में लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, हमेशा संविधान विरोधी कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान करते नज़र आते हैं। जिनमें आपको बता दूं कि स्वामी आनंद स्वरूप, राम भद्राचार्य, ऐसे ऐसे जो हैं पाखंडी संत जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके लिखे गए संविधान पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, और उनकी मांगें होती हैं कि भारतीय संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लाई जाए, क्योंकि ये लोग कतई नहीं चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, सभी लोगों को समान अवसर मिले, क्योंकि ये हमेशा सवर्णों की तरफ ही विशेष ध्यान दिए हैं और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा नीचे ढकेलने की कोशिश किए हैं। और इसी बात पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पोस्ट किया था, क्योंकि अगर भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा गया संविधान नहीं होता तो शायद भारत भी नेपाल की तरह जूझता। वैसे देखा जाए तो ये भारतीय संविधान की देन है, जो संविधान का हमारे देश के युवा सम्मान करते हैं। अगर संविधान का सम्मान नहीं करते तो शायद भारत में भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि नेपाल जैसी हालात हो सकते थे। अगर मैं भारतीय युवाओं के व्यवहार की बात करूं तो ये तारीफ़ करने योग्य हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती रही है, जिस तरह से उनके साथ प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है, सरकार भी जो उनके साथ अन्याय करती है, इसके बावजूद भी हमारे देश के युवा नेपाल जैसी हालात को लाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि वह सब भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, वह देश को लोकतांत्रिक होने का गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार नहीं चाहती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना रहे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ये बीजेपी साम्राज्य मालूम ऐसे पड़ता है कि वो राजतंत्र लाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं आ रही हैं, युवाओं के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, यानी उनको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, किसान ऐसे परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं,
महिलाओं पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनके साथ दरिंदगी जैसी खबरें आती हैं, हत्या, रेप, मर्डर जैसी लगातार खबरें आ रही हैं, दलितों के साथ जो शोषण किया जा रहा है। और इधर अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में गुलदारों का जो आतंक है, लगातार सरकार की जो चुप्पी, जिसके कारण बिजनौर में 43 लोगों की जान चली गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है बीजेपी सरकार की, काफ़ी चिंताजनक है। और इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पोस्ट किया था। एक और चंद्रशेखर आज़ाद का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया। मीडिया वालों ने बहुत सारे सवाल किए, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जवाब दिया। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का वो इंटरव्यू सुनिए, जिसमें उन्होंने मीडिया वालों को जवाब दिया। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है वहां लाइनें लग रही है, 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है और वो खाना लेके बैठे हैं और लाठियां लग रही हैं। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश पे पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो। कैसे सड़क पर नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, बता। तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से और सरकार पे से विश्वास हट गया है। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। मुख्यमंत्री के किसी भाषण में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं पे बात नहीं होगी, एजुकेशन पे बात नहीं होगी। सारी बातें धर्म के आधार पे होंगी। उनका एक एजेंडा है कि लोग बुनियादी सवाल न करते, उधर दूर की चर्चा को वो लगा कर रखना चाहते हैं। उनके राज में जब वो 8वें साल में मुख्यमंत्री हैं, वो जनता को बताएं कि क्यों दीपक गुप्ता की हत्या हुई। मैं तो दीपक गुप्ता, क्योंकि वो गोरखपुर में हुआ है और मुख्यमंत्री वहां 10 दिन रहते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, तो इस हत्या के दोषी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इतना अपराधियों में इतना बल कहां से पैदा हुआ? गुंडे तो देश प्रदेश छोड़ के चले गए, पलायन कर गए थे। कौन से गुंडे हैं जहां गोरखपुर में एक नौजवान दीपक गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर। वो उसको पूरे शहर में 1 घंटे तक घुमाया जाता है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं। टीचर आत्महत्या कर रहे हैं और टीटी का जो नियम अब लागू कर दिया गया, उस पर आपको लेकर क्या आपकी? अभी तो कोई नियम लागू हुआ ही नहीं। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया है और वो मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उसमें पूरे समूह को लेके आना ये बहुत चिंता का विषय। कई टीचरों ने भी सुसाइड किया है, अगर आपने देखा। कल भी परसों में बिजनौर आंदोलन कर रहा था गुलदार प्रखंड में, तो भी वहां टीचर आंदोलन कर रहे थे। उनको चिंताएं हैं कि उनको, जिनको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो कहां से दोबारा से प्रिपरेशन करें। तो सरकार को कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए जिससे कि जनहानि ना हो, लोगों के मन में भय पैदा ना हो। पहले पुरानी पेंशन को लेकर लोगों में बेचैनी है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिस पर सरकार सहमत नहीं हो रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान कहा। उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु, जो आपने बताया क्या नाम है उनका, रामभद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ, मैं आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे, मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो।
जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। किस तरीके से मायावती दलितों का चेहरा का रूप वो बाइट हो गई। जो कथावाचक थे उनको अरे आप शांत रहिए, उनको माफी मंगवाई गई कि आप पिछड़ी जाति में कथा नहीं आप उनकी मौर्य जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, सरकार शब्दों से कुछ कहती है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पिछड़े, अगर चाहे वो कासगंज हो या एटा हो, मैनपुरी हो, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या मौर्य समाज के लोग हों या कुर्मी समाज के लोग हों, लगातार उनकी चोटी काट के इस तरह से माफी मंगवा के ये संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू भाईचारे की बात होती है कि सब हिंदू एक हैं, वहीं अगर कोई कथा करने का कार्य करता है तो जाति के आधार पर उसका शोषण, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये संविधान के नियम विरुद्ध है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद क्या मानते हैं कि संविधान खतरे में है? आप मानते हैं इस चीज के लिए? देखिए, संविधान की वजह से तो सब लोगों को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन जो कार्य संविधान जो सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, संविधान का खतरा किस तरह का खतरा आप समझिए। सरकारी सिस्टम, कितनी ही संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, और वो राष्ट्रीयकरण होने से जनता के हित उस राष्ट्रीयकरण होने वो जुड़ गए और वो जनता के पहुंच में आ गई वो चीजें, रेलवे हो, तमाम चीजें। लेकिन लगातार जिस तरह निजीकरण किया गया, आज सब लोग वंदे भारत में नहीं जा सकते हैं, आज सब लोग जो है प्लेन से नहीं यात्रा कर सकते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जब सरकारी संस्थानों पर हमला होता है, जब वोट की चोरी होती है, जब ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है। आपको पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में याद दिलाओ, विपक्ष का कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन भी नहीं कर पाया। एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं को पीटा गया। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या तो है। जब सरकार संविधान के विरोध में, जब किसी मौर्य को, किसी पटेल को, किसी यादव को, किसी दलित को व्यास का पीट करने में पीटा जाए, ये संविधान की हत्या ही है। संविधान की हत्या के लिए संविधान को जलाने की जरूरत नहीं है, उसके जो विचार है, उसके जो मूल्य, अगर उनकी हत्या होती है तो संविधान की हत्या है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हर एक सवालों का जवाब दिया। किस तरह से उन्होंने बताया कि रामभद्राचार्य जो हैं ये आंखों से अंधे हैं और बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर इनके अच्छे कर्म होते तो शायद ये अंधे नहीं होते। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वो दलित विरोधी बातें करते रहे हैं और लगातार संविधान के विरुद्ध बातें करते रहे हैं, तो ऐसे पाखंडी जो संत होते हैं उनका हम सम्मान नहीं करते हैं। वहीं फिर से वो नेपाल जैसे हालातों पर भी उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से ये बात की। दूसरी बात, उन्होंने बिजनौर को लेकर भी बात कही। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार देश की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते रहते हैं और हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं कि भारत की सरकार कहीं ना कहीं सभी वर्गों पर ध्यान दे, सिर्फ एक वर्ग को विशेष तवज्जो न दे, एक वर्ग के लिए काम न करे और भारत को भारत ही रहने दे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश न करें। भारत में जो संविधान है, संविधान जिस तरह से सभी को बराबर का अधिकार देता है, जिस तरह से भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान के रूप में माना जाता है, और संविधान की देन है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि यदि आज चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो अधिकार दिया जिसकी वजह से आज एक आम आदमी भी उस सफ़र को तय कर सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की ये पावर है जो आज नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं दिखावा करती है कि वो अंबेडकरवादी हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। वैसे देखा जाए तो चुनाव के दौरान ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार देखने को मिलता है कि हर एक पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती हैं, संविधान का सम्मान करती हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म होता है तो वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करती हैं। लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। इससे बढ़कर अपमान क्या हो सकता है कि जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ा है। आज तक भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ सवर्ण वहाँ पर वकील हैं
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान से नफरत करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि आज जो भी कुछ बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बने हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे और इसलिए भी उनकी प्रतिमा हाई कोर्ट में लगनी चाहिए। लेकिन देखिए किस प्रकार के लोग हैं, आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जलन रखते हैं। ये नहीं मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो आज हम इस जगह पर हैं। अगर बात करें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच की, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा, किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव रहेगा, जब तक हमारे देश में समानता नहीं होगी, तब तक हमारा देश शक्तिशाली देश नहीं बन पाएगा। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को समान अधिकार दिया, यहाँ तक कि पुरुष और महिलाओं में भी उन्होंने कोई भेद नहीं डाला। वो मनवादी व्यवस्था जो महिलाओं को लात के धूल के बराबर समझती थी, वो मनवादी व्यवस्था जो महिलाओं को चूल्हे तक सीमित रखती थी, लेकिन आज महिलाएं शिक्षा से लेकर राजनीतिक, सामाजिक हर जगह पर पुरुषों के मुकाबले बराबरी कर रही हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो सबसे पहले उन महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए, जिनकी वजह से आज महिलाएं सम्मान की ज़िंदगी जी रही हैं। क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि एक विधवा प्रथा भी हुआ करती थी। विधवा प्रथा में अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो एक जिंदा लाश के रूप में हो जाती थी। उसे किसी भी शुभ कार्यों में जाना अशुभ माना जाता था और उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। यानी समाज में वो रहती थी लेकिन समाज से अलग होती थी। तो कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधवा प्रथा को ख़त्म किया, विधवा पुनर्विवाह जो उन्होंने संविधान में लागू किया। तो महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य की आज महिलाएं भी कुछ ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती हैं। तो जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान का अपमान होता है, इससे कहीं ना कहीं देश में जो व्यवस्था है लगातार बिगड़ती जा रही है। और जिस तरह से लगातार जाति और धर्म को लेकर हिंसा होती रहती है, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आप लोग मिलजुल कर रहें, आप लोग धर्म और जाति के ऊपर उठकर काम करें। आप एक भारतीय होने का गर्व महसूस कीजिए और भारत को भारत ही रहने दीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत चूँकि ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो ये नारा जो है लगातार इस नारे को आप लेकर चलते रहिए। एक धर्म को आप स्थान दें, बाकी धर्मों का अपमान करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप लोग मिलजुल कर रहें, सभी लोग एकजुट बनकर रहेंगे, तभी हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले शक्तिशाली बन पाएगा। तो वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।